हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 और 2026 को रिक्रूटमेंट ईयर घोषित कर देना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जितनी वैकेंसी 2025 और 26 के इनिशियल में आ चुकी हैं उतना शायद ही प्रीवियस किसी ईयर में देखने को मिलती थी। ये बहुत खुशी की बात है। इसी खुशी में एक तड़का लगाने के लिए एचपीसीएल भी बीच में आ गया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऐसा कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग को आप ले लीजिए, चाहे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड को ले लीजिए या मैनेजमेंट से ले लीजिए, किसी का ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आई है। ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकता है मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और इसका पेपर भी हो सकता हो अलग अलग दिन हो। तो चांस गवाइएगा मत, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक एक पॉइंट बताऊंगा, कोई चीज मिस नहीं करूंगा, जिससे एक बार आप वीडियो देख लेंगे ना आपको पीडीएफ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी डिटेल एडवर्टाइजमेंट का, या कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑफिसर्स की वैकेंसी है, मल्टीपल डिप्लोमा पोस्ट, बीटेक पोस्ट, बीएससी एमएससी मैनेजमेंट, सभी के पोस्ट इसमें आए हुए हैं। तो जैसा मैं आपको पूरी तरह से डिजिटल समझाता हूँ वैसे ही समझाऊंगा, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम और इसका आपका टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस बार ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ इंजीनियरिंग वालों को करो, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले के लिए भी है, तो वहां भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले बोला, किसकी वैकेंसी आई हुई है, अपना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी आई हुई है, और ये 2025-26 के रिगार्डिंग है। 2025 फाइनेंशियल ईयर जानते हैं, 25-26 है अपना। ये किसके लिए? रिक्रूटमेंट फॉर प्रोफाइल ऑफिसर, मतलब मल्टीपल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इसमें इंटरव्यू के चांसेस हैं, इसलिए बेसिक नॉलेज थोड़ा सा जानना है, विद इन 30 सेकंड में जल्दी कवर करेंगे। हमने बोला एचपीसीएल है, कब स्टेब्लिश हुई थी? अपने 1974 में। एक महारत्ना कंपनी है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, तो ये महारत्ना कंपनी है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, ये आपको ध्यान रखना है। कि जो इंडिया का एक्सप्रोक्सीमेट मार्केट शेयर है उसमें 20% एक्सप्रोक्सीमेट वो शेयर होल्ड करता है। इसके दो रिफाइनरीज है, आपको पता है, एक मुंबई में है, एक विशाखापट्टनम में है, ये जान लेते हैं हम लोग। और दोनों की कैपेसिटी कितना है? 9.5 है और 15 MMTPA है, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या इसका एक R&D सेंटर भी है, जो आपको पता है, इसका वैकेंसी आता रहता है बेंगलोर के लिए, ये हम लोग काफी बार डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। ये एक टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड कैंडिडेट के लिए हमारा वैकेंसी लाई गई है, तो उसके बारे में अब देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी वैकेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना आपको डेट्स के बारे में, कि जो फॉर्म अपना ऑनलाइन शुरू होगा वो 25 फरवरी, मतलब कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 1 बजे से। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, जो मैं बताऊंगा वो रख के आप फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट जो इसको बताया गया है वो 25 मार्च, मतलब पूरे पूरे 1 मंथ का आपके पास टाइम दिया गया है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करके रखिएगा कहीं पे, कि कुछ भी मिस ना हो। लास्ट डेट का इंतजार नहीं, पहले इसको फिल कर लेना है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं वैकेंसी के बारे में, किसमें कितनी वैकेंसी है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, हर बार आप लोग कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, इसलिए एक बार वीडियो 10-20 मिनट का जो भी रहता देख के जाइए, ताकि बाद में कुछ गलती करके आप नहीं आइएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें 10 वैकेंसी आया हुआ है, और 3 इयर्स का ग्रेजुएशन मांग रहा है, ठीक है। बट ध्यान रखिए, कौन नहीं भर सकता इसको? इंजीनियरिंग वाले नहीं कर सकते और मेडिसिन वाले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साफ साफ बीएससी, उसके बाद बीए, ये सभी लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्रेजुएशन जो है वो कर सकते हैं। अब आता है जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, उनको जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर रिक्रूट किया जा रहा है। जैसे सिविल वालों के लिए 19 वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों के लिए 207 वैकेंसी है, इतना ह्यूज अमाउंट में प्रोजेक्ट के लिए लिए जा रहे लोग। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 117 वैकेंसी है, देख रहे हैं कितना, और सभी डिप्लोमा मांगे गए हैं, डिप्लोमा का वाले कैंडिडेट के लिए है। केमिकल वालों पे ध्यान रखना है, 27 वैकेंसी है, और ध्यान रखना है एज हमारा क्या मांगा गया? 25। आगे रिलैक्सेशन भी आप लोग के लिए, उसकी दिक्कत नहीं है। 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया केमिकल इंजीनियरिंग में। ध्यान रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा कौन एलिजिबल हैं, तो परेशान मत होइएगा केमिकल इंजीनियरिंग देखते ही, ठीक है।
उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के लिए लिया गया है 12 वैकेंसी है अपना। इसमें बीएससी वाले कैंडिडेट जो सिर्फ केमिस्ट्री है जिनका, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एचआर वाले कैंडिडेट के लिए भी है। फायर एंड सेफ्टी के लिए 16 वैकेंसी है, एचआर के लिए 5 वैकेंसी है, ठीक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो बीटेक किए हुए हैं वो उनके लिए 72 वैकेंसी, मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की तो पूरी बल्ले बल्ले ही हो गई है इस बार, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कौन सी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 37 वैकेंसी जो डिग्री किए हुए हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 17 वैकेंसी है जो डिग्री किए हुए हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में जो डिग्री किए हुए हैं उनके लिए 15 वैकेंसी है, मतलब फुल कोर्स करना है आपको बीटेक का, ठीक, बीटेक या बीई जो भी आप किए हुए हैं। उसके बाद फाइनेंस से रिलेटेड भी वैकेंसी आई है, जो सीए किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं, एमबीए किए हैं, उनके लिए भी वैकेंसी है ढेर सारी, वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने बोला ना कि ऐसा कोई वैकेंसी नहीं बचा, कोई स्ट्रीम नहीं बचा होगा जहाँ के लिए वैकेंसी नहीं है। तो आप जिनको भी जानते हैं जो पढ़े हैं उनके पास ये वीडियो भेज सकते हैं। एचआर ऑफिसर के लिए 6 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कौन कौन इलिजिबल है, कौन कौन इलिजिबल और नहीं है, क्या क्या चाहिए उसके लिए हमें, वो हम आगे बढ़ के देख लेते हैं थोड़ा। जैसे ये सीनियर, अब कुछ एक्सपीरियंस बेस में, जो ऊपर मैंने बोला वो कोई एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ वैकेंसी में हमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जैसे सीनियर ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर फॉर्म भरना है, उसके लिए 2 वैकेंसी दी गई है। वो भी फुल टाइम आपको डिग्री करनी होगी। और क्या एज, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको 5 ईयर, मतलब अगर सीनियर ऑफिसर बनना है तो 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो 8 ईयर एक्सपीरियंस। मीन्स जो लोग काफी दिन से प्राइवेट सेक्टर या दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, 5 ईयर या 8 ईयर एक्सपीरियंस हो चुका है और उन्होंने बीटेक या बी किया हुआ है, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है। और हमारे लिए क्या, मल्टीपल स्टेट के लिए, जैसे तमिलनाडु के लिए दिया हुआ है, केरला के लिए दिया है, ऐसे ही गोवा के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है ना। मल्टीपल स्टेट में ऐसी वैकेंसी आई हुई है, बट ये ध्यान रखना है ये एचपीसीएल की ही वैकेंसी है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, हमारा सीनियर ऑफिसर जो सेल्स डिपार्टमेंट के होते हैं, रिटेल, ल्यूब्स या डायरेक्ट सेल एलपीजी, वो भी आपको बीटेक करना होगा। 50 वैकेंसी है, ध्यान रखिए 50 वैकेंसी है। बीटेक जो हो, चाहे वो केमिकल हो, इंस्ट्रूमेंट हो, सिविल हो, और साथ में 2 इयर्स का एमबीए भी करना है, क्योंकि आपको सेलिंग डिपार्टमेंट संभालना है तो एमबीए बहुत जरूरी हो जाता है वहां पे। तो जो लोग बीटेक और एमबीए किए हुए हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसलिए मैंने शुरुआत में आप लोग को बोला है, ध्यान से सुनिएगा, जरूर नहीं एक वैकेंसी आप लोग के लिए हो, मल्टीपल वैकेंसी आपके लिए हो सकती है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है। ऐसे ही सीनियर ऑफिसर है जिसमें 3 वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने बीटेक किया हुआ केमिकल से और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग के लिए और क्या है, सीनियर ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर के लिए पोस्ट जो है, या तो आप एमएससी किए हो केमिस्ट्री में तो एलिजिबल हैं, या आपने बीटेक किया हुआ है लेकिन उसमें 3 साल या 6 साल या 9 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो ये 2 वैकेंसी आप बेस्ट तरीके से इसको भर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हाईलाइटेड ही, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं कोई चीज छोड़ूंगा ही नहीं, फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब इसमें क्या है, क्या क्या मांगा गया है, कौन एलिजिबल है डिप्लोमा और बीटेक वाले, जो मैंने पहले बोला कि केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बात हो रही है तो कौन और एलिजिबल है। मैकेनिकल की बात करेंगे तो लगभग सारे ब्रांच मैकेनिकल के लिए दिए गए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं मैकेनिकल वालों के लिए, कि ऑटो को लेगा, प्रोडक्शन को लेगा, सभी को, ऑटो को लेगा, प्रोडक्शन को लेगा, साइंस एंड इंजीनियरिंग सबको लेगा, ठीक। सेम ऐसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सभी को लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशल की यही बात सबसे अच्छी लगती है, वो सारे ब्रांच को स्पेसिफिक बता देता है कि हम सारे ब्रांच को लेंगे, या जिसको नहीं लेंगे एक्सक्लूड कर देता है कि इनको हम नहीं ले सकते, ठीक है। सेम सिविल वालों के लिए ऐसा कोई ब्रांच नहीं बचा होगा सिविल में जिसको नहीं लिया गया, सभी को लिया गया। मुद्दे की बात आती है अपने केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो इसमें केमिकल इंजीनियरिंग को भी लिया गया है, केमिकल टेक्नोलॉजी को लिया गया है, और जो इंटीग्रेटेड डुअल कोर्स डिग्री किए होते हैं उनको भी लिया गया है। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी लिखा है, और आगे एक भी और बात लिखा हुआ, सिर्फ टेक्नोलॉजी पे नहीं छोड़ा हुआ है, यहाँ टेक्नोलॉजी आगे कुछ और भी बोला है, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। देखो जैसे यहाँ केमिकल के लिए क्या क्या बोला है, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग ब्रैकेट में क्या स्पेशलाइजेशन, मतलब केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर भी एलिजिबल है, रबर एंड प्लास्टिक भी एलिजिबल है, पेट्रोकेमिकल भी एलिजिबल है। ऐसा कोई ब्रांच नहीं होगा जो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो उसकी टेंशन खत्म करिए। अब वो पॉइंट जा चुका है कि हम इनको नहीं लेंगे, उनको नहीं लेंगे, सभी कंपनियां एक्सेप्ट कर चुकी हैं, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि हमें कितना मार्क्स चाहिए अपने डिग्री या डिप्लोमा में ताकि हम फॉर्म को अप्लाई कर सकें, ठीक है ना। तो जितने भी पोस्ट हैं उसमें 65% मिनिमम मार्क्स चाहिए। जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 65% मार्क्स होने चाहिए आपका डिप्लोमा और डिग्री में, ठीक है। और 55% होना चाहिए अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से है, तो उन्हें 55% मार्क अगर उनके डिग्री या डिप्लोमा में है तो वो अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इतना बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं और क्या बताया गया आप लोग के लिए कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और कैसे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो बोला गया है वो शॉर्टलिस्टिंग के लिए डिफरेंट मेथड यूज किए जा सकते हैं। जैसे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर सकते हैं, या रिटन टेस्ट हो सकता है, ऑफलाइन भी करा सकते हो बट चांसेस बहुत कम है। टाइपिंग टेस्ट करा सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। ग्रुप टास्क हो सकता है, ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं। साइकोमेट्रिक असेसमेंट हो सकते हैं, या स्किल टेस्ट। आपके लिए मुझे लगता है 2 टेस्ट होंगे, एक जो सीबीटी होंगे और दूसरा या स्किल टेस्ट कराए जाएंगे या इंटरव्यू कराए जाएंगे, ये 2 चीजें कराई जाएंगी। आप लोग के लिए इतना ही है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस भी कराया जाता है, एचपीसीएल की आदत है, फिजिकल फिटनेस वो कराती है, ठीक है, कोई भी एग्जाम रहे। तो जो सीबीटी आपका कराया जाएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं, हर बार यही रहता है। 2 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइड रहेगा। पहला जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा मतलब मैथ रहेगा, उसके बाद आप लोग के लिए रीजनिंग रहेगा, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन ये रहेगा। जीके नहीं पूछा जाएगा, मतलब आपका जनरल नॉलेज नहीं पूछा जाएगा, बेसिक 3 चीजें यहाँ से पूछी जाएंगी। दूसरा जो पेपर आएगा वो आपका टेक्निकल नॉलेज पे रहेगा, अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग से किया तो केमिकल से रिलेटेड, सिविल से किया तो सिविल से रिलेटेड, इस तरह से पेपर आएगा, ठीक है। जो सीबीटी कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, वो टेंटेटिव डेट दिया गया है कि लगभग 3 मई को कराया जा सकता है। ये डेट चेंज भी हो सकता है, पहले भी ज्यादा भी हो सकता है, पहले तो चांसेस कम होते हैं, मोस्टली उसके बाद ही कराए जाते हैं। तो 3 मई मान के चलिएगा कि उससे पहले पेपर नहीं, तो 3 मई तक आपको रेडी रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जब आप एग्जामिनेशन देकर आएंगे ना, तो उसके जस्ट तुरंत बाद हर कैंडिडेट का मार्क्स मतलब कितना नंबर पाया है और उसका कट ऑफ, दोनों चीज उसकी लॉगिन आईडी पे दिखा दिया जाएगा तुरंत ही। तो झंझट खत्म है कि हम कितना नंबर पाए होंगे, मेरा कट ऑफ कितना गया होगा, तो उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है आज की जनरेशन के लिए, कि क्यों इतना वेट कराना है जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहे हैं। पहले का समय गया जब ऑफलाइन लेते थे, आप उसको स्कैन करते थे तो टाइम लगता था, अभी तो डायरेक्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम एचपीसीएल ने किया, ये बहुत अच्छी चीज है। और क्या चीज है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे वो आपके पर्सनल इंटरव्यू से पहले कराए जाएंगे, मतलब आपका इंटरव्यू आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया तो इंटरव्यू होने वाला, उससे पहले ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या एक चीज बताया गया है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो ईच स्टेज में आपको पाना होगा। जैसे मान लो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें मिनिमम मार्क्स गेन करने होंगे। ग्रुप टास्क है, उसमें भी मिनिमम, मतलब पास होने के लिए हर स्टेज को आपको, हर स्टेज के अगले स्टेज में जाने के लिए मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, जरूरी नहीं उसमें टॉपर हो, मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ये बताया गया है, सीबीटी हो या ग्रुप टास्क हो या पर्सनल इंटरव्यू हो, ठीक है। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं हाईलाइटेड करके आपको देता भी हूँ कि मेन मेन पॉइंट अगर कुछ आपको बाद में डाउट भी आए, मान लो 10 दिन बाद आपने देखा पीडीएफ, तो तुरंत आप उसको रिकॉल कर सकें। आपको पता है ये सब चीजें करने में कितनी मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्या बोल रहा है। यहाँ बात आती है पैसे की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी आप लोग के लिए भी। तो जो पे स्केल बताया गया है, अगर वो 30,000 से 1,20,000 का पे बाउंड के बीच में अगर कोई है, तो लगभग 10,88,000 का सीटीसी उसका एचपीसीएल देने वाली है, ठीक है ना। और जिनका पे है हमारा 40,000 से 1,40,000 के बीच, उनका लगभग 14.5 लाख का वो लोग सीटीसी बना के दे रहे हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा अमाउंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30,000 बेसिक है, तो मीन्स मान के चलिए अप्रोक्सीमेट मिनिमम कितना भी आएगा तो आपके पास 65 या 70,000 तो सैलरी आने वाली है, और आज के समय के लिए बहुत अच्छी सैलरी है, कोई डाउट उसमें नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे क्या बोला गया है। एक छोटी सी ध्यान देने वाली चीज है, थोड़ा भावनाओं मत बहिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें सर्विस बॉन्ड को बनाया गया है, ठीक है ना, ताकि बच्चा ज्वाइन करते दूसरी जगह जॉब लग जाए तो तुरंत छोड़ ना दे, ताकि इनको रिक्रूटमेंट दोबारा ना करना पड़े। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उन्हें 3 लाख का बॉन्ड अगर आप छोड़ के जाते हैं पहले, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 50,000 का बॉन्ड है, ठीक है ना। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड बहुत जरूरी है।
इसलिए इसको ध्यान में रख के आप फॉर्म भरिएगा, ठीक। अगर आपको लगता है कि आप विद इन 1 ईयर या 6 मंथ के अंदर ही छोड़ के चले जाएंगे, तो ये आप श्योरिटी मान के चलिएगा, ये बॉन्ड फीस आपको भर के जानी पड़ेगी, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या बोला है, ये सबका सेम रहता है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आप जब ये सब पूरा कर लेते हैं, रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे, तो मेडिकल देना होता है। और रिफाइनरी है वहाँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेडिकल लेना। तो एचपीसीएल का जो नॉमिनेटेड हॉस्पिटल रहेंगे या इम्पैनल्ड हॉस्पिटल रहेंगे, वहाँ से आपको मेडिकल कराना होगा और आपको फिट होना होगा, ठीक है ना। अगर आप फिट हैं तो एलिजिबल हैं ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। और देखते हैं अपना क्या बताया गया कुछ नया। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, कैसे कैसे आपको करना है। आपको पता है 25 फरवरी मतलब कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 1 बजे से, और 25 मार्च तक ये फॉर्म विंडो ओपन रहेगा। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, लास्ट दिन तक इंतजार नहीं करना है। मल्टीपल स्टूडेंट का यही क्वेरी आती है, सर मेरा लास्ट डे पे छूट गया, सर्वर नहीं चल रहा है, तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट क्या करना है, एचपीसीएल के हिंदुस्तान पेट्रोलियम.com पे आपको जाना है, फिर कैरियर सेलेक्ट करना है, करंट ओपनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट, आप टेंशन मत लीजिए कैसे जाना है। सबसे पहले आपको एचपीसीएल की साइट पे क्लिक करना है। जैसे आप एचपीसीएल रिक्रूटमेंट डालोगे, ये आपके लिए एक फॉर्म आ जाएगा, मेन इंटरफेस आ जाएगा। इस पे क्लिक करते ही पहले पे आपको क्लिक करना है। पहले पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपनिंग हो जाएगा, इस टाइप का, इस टाइप का ओपनिंग हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, दूसरे नंबर पे जब क्लिक करोगे उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन को, तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप साइन इन करके, या नए कैंडिडेट हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 चीजें आप लोग को बताई गई हैं। मेन चीज पे आप जाइएगा, एचपीसीएल साइट क्लिक कीजिएगा, वहां से आप इंटर करेंगे तो पहुंच जाएंगे मेन साइट पे, और उसके बाद एचपीसीएल लॉग इन कर दीजिएगा, ठीक। ये तो आपका बेसिक चीज हो गया जिसके बारे में हम लोग बात कर लिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि इनकम्प्लीट अगर कोई फॉर्म है या रॉन्ग आपने कुछ दिया है, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, ये बताया गया है। ऐसी ईमेल आईडी और ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो मिनिमम 1 ईयर तक आपका वैलिड रहे। ऐसा नहीं कि बीच में उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा मत दीजिएगा, क्योंकि सारे मैसेज नोटिफिकेशन उसी पे आपके लिए सेंड किए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या, फोटोग्राफ और आपको सिग्नेचर अपलोड करना, वही आपके एडमिट कार्ड पे भी आएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपने कोई डिटेल यहाँ सबमिट किया है, तो उसे फाइनल माना जाएगा, उसमें कोई चेंजेस करने का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा बाद में। ये एक बहुत गलत चीज देखी जाती है कि बाई मिस्टेक किसी बच्चे से कुछ गलत हो गए तो कोई विंडो नहीं आती है करेक्शन करने का, बट बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बाद में करेक्शन का चांस देती हैं, तो इन्हें भी शायद देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो आपका सीबीटी पेपर होगा वो ऑनलाइन कराया जाएगा, मैंने पहले बोला था, वो ऑनलाइन ही मोस्टली कराया जाएगा। उसके बाद जो वेन्यू होगा कि सीबीटी कहाँ होगा और इंटरव्यू कहाँ होगा, वो एक बार आपने जहाँ फॉर्म सबमिट किया कि कहाँ सेंटर चाहिए, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, एक ही बार वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जो एक बार आपने फॉर्म कर दिया कि यहाँ हमें सेंटर चाहिए, तो मोस्टली वो फाइनलाइज है, चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या आपको है, हाँ ये बात, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जो कैंडिडेट एचपीसीएल में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा फॉर्म अप्लाई करना जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। मींस अगर फ्रेशर कैंडिडेट वाला जॉब अप्लाई करना है तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जिसमें जॉब एक्सपीरियंस मांगा हुआ है उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला गया है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरते समय कितना पैसा लगने वाला है आप लोग का, ये भी ध्यान देने वाली जरूरत है। तो जो अपने एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको कोई फॉर्म फी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया इस चीज से। अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो नॉन क्रिमिलेयर कैंडिडेट हैं, उनको लिए फॉर्म फीस है 1180 रुपये, प्लस उसके बाद जीएसटी जो लगने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये फॉर्म फीस बार कुछ ज्यादा कर दिया गया है, 1180 मतलब 1200 लगभग फॉर्म फी किया गया है। एक नॉर्मल स्टूडेंट इतना पैसा कैसे फी करेगा, पे करेगा, इन लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 से ज्यादा नहीं फॉर्म होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर करें तो। बट इन लोग क्यों ऐसा किया मुझे नहीं पता। आप इसको 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई और नेट बैंकिंग। इसके अलावा ऑफलाइन पेमेंट आपको नहीं करना है। बहुत बच्चे चालान कटा के सबमिट करते हैं, वो सब बेकार हो जाता है, आपका पैसा सिर्फ लॉस होगा और फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ साफ साफ बोला गया, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है पेमेंट करने का। और देख लेते हैं आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा इसमें बताया गया। तो इसमें इतनी चीजें बताई गई थी। तो एचपीसीएल से रिगार्डिंग इतनी अच्छी वैकेंसी आई हुई है कि आप तुरंत फॉर्म अप्लाई कीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। आज सेमेस्टर वाले कैंडिडेट का वीडियो आने वाला था, ये आ गया, तो कल अपलोड उनके लोग का वीडियो हो चुका होगा, ठीक है ना।
तो कोई भी डाउट इससे रिगार्डिंग आपको आ रहा हो तो आप कमेंट बिल्कुल कीजिए, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करना होता लाइफ में कि कोई दूसरा क्या सोचेगा, कमेंट बॉक्स में आके बोलेगा इतना सिली क्वेश्चन, इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हो। वो उनका काम है, वो पूछते रहेंगे, आप अपना क्वेरी खत्म कीजिए, आपको क्या डाउट है, ठीक है। कुछ भी पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।